हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और इसका हम ये दूसरा वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम दूसरा डेरिवेशन करने वाले हैं। ऐसे ही इस चैनल के ऊपर और भी डेरिवेशंस आते रहेंगे इस चैप्टर के, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और आने वाले वीडियोज़ को भी देखना अगर उन डेरिवेशंस को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक चार्ज्ड वायर कंसिडर करूँगा। वो चार्ज्ड वायर ऐसा वैसा चार्ज्ड वायर नहीं है, वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, यानी कि एक ऐसा चार्ज्ड वायर, एक ऐसा वायर जिसके ऊपर चार्जेस होंगे, उसका लेंथ इन्फाइनाइटली होगा और वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। अब ऐसे चार्ज के पास ना हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। जैसा आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है P। अब इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला हमको क्या करना है, इस डेरिवेशन के अंदर डिराइव करना है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलो फटाफट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक वायर कंसिडर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक वायर कंसिडर किया है। यही वायर है इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ठीक है। चार्ज्ड वायर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप देख सकते हो इसके आसपास मैंने बहुत सारे चार्जेस बनाए हुए हैं, ठीक है। ये जो चार्जेस है ये इस वायर के ऊपर यानी इस वायर के सरफेस पे है, समझ में आया। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। क्लियर है। तो इस वायर का लेंथ इन्फाइनाइट है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इन्फाइनाइटली लॉन्ग, और ये स्ट्रेट है इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ठीक है। चार्ज इसलिए बिकॉज इसके ऊपर चार्जेस है। चलो बहुत बात कर लिया इसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो वायर है, इस वायर का जो रेडियस है वो रेडियस हमने कैपिटल R एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और मैं ये बोलूँगा कि इसके ऊपर ना जो चार्जेस है वो चार्जेस का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। सर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता क्या है, ये हमें ये बताता है कि किसी वायर का पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब मैं अगर वायर का कोई एक पर्टिकुलर लेंथ ले लेता हूँ तो उस लेंथ पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है ये हमें कौन बताता है, लैम्डा, ठीक है। वो हम लोग लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक और बात समझो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, क्या बोला मैंने बोला कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब होगा कि इस वायर के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पर्टिकुलर लेंथ अगर मैं यूज़ करूँ तो उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि मैं 1 मीटर का लेंथ लेता हूँ और 1 मीटर के ऊपर चार्ज जो है 2 कूलम का है, तो हर 1 मीटर के ऊपर जो चार्ज है वो 2 कूलम का ही होगा। बोलो बात समझ आ रहा है क्या? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इन्फाइनाइट लेंथ हैविंग अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी केप्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, ठीक है। एक ऐसे मीडियम में इसको रखा हुआ है जिसका परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया है जो कि डिस्टेंस R पर है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड वायर। तो आप देख सकते हो ये वायर है, इस वायर में ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो ये क्या है, एक्सिस ऑफ चार्ज्ड वायर है। अब इस एक्सिस ऑफ चार्ज्ड वायर से कुछ R डिस्टेंस की दूरी पर, कितने डिस्टेंस की दूरी पर, R डिस्टेंस की दूरी पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट P मैंने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या करने वाले, इस पॉइंट P से क्रॉस करता हुआ, इस पॉइंट P से पास करता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट P से ही पास कर रहा है। सर ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? भाई पिछले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था, इसमें फिर से बता रहा हूँ। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जो गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए काम आता है। ये क्लोज सरफेस होता है यानी कि 3D सरफेस होता है, और इसको हम ना जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट से पास करवाते हैं, मतलब उस पॉइंट के ऊपर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस पॉइंट P से पास करते हुए ही बना रहा हूँ। बोलो बात समझ रहे हो क्या? पक्का? चलो ठीक है। अब इसका आपको यूज़ आगे समझ आएगा धीरे धीरे डेरिवेशन में, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम एक्सिस ऑफ चार्ज्ड वायर, ऑल्सो कंसीडर कि गॉसियन सिलेंडर है
जिसका लेंथ कितना है L। अच्छा एक और चीज़, ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका जो लेंथ है वो कितना है L है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है किसका, ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, स्मॉल r है। कितना है, स्मॉल r। और ये जो गॉसियन सरफेस है कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट P से पास हो रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हम लोगों को ना उस पॉइंट P के ऊपर, कहाँ पे, इस पॉइंट P के ऊपर हमको ना यहाँ पर इधर पे एक छोटा सा एरिया अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, एक छोटा सा एरिया। क्यों सर, बिकॉज इसी एरिया से क्या होगा, इसी छोटे से एरिया से क्या होगा, हमारा कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने वाला है। ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी छोटे से एरिया से क्या होने वाला है, पास होने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि लेट अ वेरी स्मॉल एरिया ds क्या है, एरिया है, ठीक है, छोटा सा एरिया है। कहाँ पे, एट पॉइंट P। आप देख सकते हो पॉइंट P के ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया अज्यूम किया हुआ है। कहाँ पर है ये पॉइंट P, ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के ऊपर ये पॉइंट P है। हाँ सर, इतना तो मालूम है। अब मैं ये कहता हूँ कि बाय सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ है तो अगला किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। इसी को बोलते हैं सिमेट्री, और ये होता है हमेशा, ठीक है। इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा, ये होता है कि आप किसी भी कर्व सरफेस पे, गॉसियन सरफेस का जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप क्या कर लो, किसी एक छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने लगो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो अब इतना सब पता चल चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट ना यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाइंड कर लेते हैं गॉसियन सरफेस से। मतलब ये गॉसियन सरफेस से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इस पॉइंट P पे नहीं, इस पूरे गॉसियन सरफेस के एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ये हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। किसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ऑफकोर्स चार्ज के थ्रू, जो कहाँ पर है, हमारे इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर के ऊपर है, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो है तीन तरीके से निकल रहा है। एक तो इसके कर्व सरफेस से, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका कुछ कर्व सरफेस है ना, उस कर्व सरफेस से क्या निकल रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। दूसरा जो फ्लक्स पास हो रहा है इसके अपर एरिया से, अपर देखो ऊपर की तरफ एक आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ से, ये भी तो एरिया है ना, ये जो ऊपर सर्कल बना है ये सर्कल में भी तो कुछ एरिया है, तो इस एरिया से भी क्या निकल रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकल रहा होगा। उसी तरह नीचे भी तो क्या है, एक सर्कल है ना, उससे भी क्या निकल रहा होगा, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकल रहा होगा। तो इन तीनों फ्लक्स को, कौन कौन सा, एक तो ये साइड वाला, ठीक है, ये वाला है फ्लक्स। अच्छा ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाला फ्लक्स ये वाला है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला फ्लक्स है वो नीचे वाला फ्लक्स ये वाला है। इन तीनों फ्लक्सेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे नेट फ्लक्स यानी कि टोटल फ्लक्स आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। अच्छा तो चलो इसको फटाफट से मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरा जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल है। सबसे पहली चीज़ तो मैं कर्व सरफेस की बात करता हूँ। तो कर्व सरफेस के ऊपर आप जानते हो एक चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी कि जो ई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया। अब मेरे पास क्लोज्ड इंटीग्रल के अंदर कौन है, ds है। ds यानी कि वो स्मॉल एरिया, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर है। अच्छा प्लस एक और चीज़ जो आपको पता है वो ये है कि यहाँ पे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इधर पे कुछ cos थीटा भी आएगा। मतलब ये है कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ई डी एस कॉस थीटा, है कि नहीं, ई डी एस कॉस थीटा। और ये है कि एक्चुअल में ये ऊपर का जो एरिया यहाँ पर जा रहा है उसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, जैसे अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका चलो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बट आपका जो एरिया है वो तो ऊपर की तरफ रहेगा। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आप देखो ना, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और cos 90 कितना होता है, यस cos 90 जो है वो आपका हो जाता है 0। तो अगर cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसके जगह पे हम 0 बोल देंगे। उसी तरह बेटा ये अगर जो दूसरा वाला आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि एक्चुअल में नीचे का क्या है, एरिया है, उधर पे भी तो सेम चीज़ होगा कि नीचे का एरिया हो गया, इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और नीचे की तरफ आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और नीचे की तरफ एरिया होगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो क्या बनने वाला है, cos 90 आपका 0 होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ
कि इसका तो कुछ एरिया आ जाएगा, मतलब इसका तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो वैल्यू है वो 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? 0। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के फॉर्म लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी, और इसका आप देख रहे हो ना, इसका एरिया, मतलब छोटे से एरिया को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो बड़े में, तो क्या हो जाएगा? तो बड़ा हो जाएगा पूरा एरिया, और पूरा कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा सिलेंडर का। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr_l। कितना होता है? 2πr_l, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी का तो 0 0 हो रहा है, उसको नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। इसको देता हूँ मैं नंबर 1। तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया? टोटल फ्लक्स, जो कि किसके इक्वल है? किसके इक्वल है बताओ? वो है E 2πr_l के इक्वल है। पक्का यहाँ तक समझ आया अच्छे से? ओके। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है कि जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपका जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल है? आपका टोटल फ्लक्स है E.2πr_l, इसके इक्वल है कि नहीं? अच्छा, अब आपका जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ये है ना। आपको पता है ना कि आपका लैम्डा कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप टोटल चार्ज के लिए भी तो लैम्डा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो टोटल चार्ज है उसको अगर आप टोटल लेंथ के साथ क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो, तो जो आंसर आता है वो तभी भी तो लैम्डा ही होगा, और लैम्डा तो पूरी जगह पे कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर आप क्या करोगे, अगर ऐसा है तो आप हमारी Q के जगह पे क्या लिख सकते हो? लैम्डा एल लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? लैम्डा एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ से ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो आपको ये 2πr दिख रहा है उसको आप इज इक्वल्स टू के वो बाजू सेंड कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। समझ गए क्या? ये बन जाएगा। तो आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, डेट इज लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो यही फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट P पर दी हुई है, जिसका डिस्टेंस कहाँ से? इस वायर के एक्सिस से एक r डिस्टेंस पर है। कहाँ पर है? कुछ r डिस्टेंस पर है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो r डिस्टेंस पर है। तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। जहाँ पे ये लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी 2π और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है। r क्या होगा? r वो डिस्टेंस होगा जितना दूर उस वायर से हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। इससे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इस केस में r के, है ना। मतलब ये कि जितना ज़्यादा दूर जाएगा आपका पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए? अच्छा, अब एक और बात समझना कि अगर आपका वायर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, इसका ये मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इस वायर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। बट अगर आपका जो लैम्डा है वो नेगेटिव है, यानी कि अगर आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो आपका वायर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इन्वर्ट होगा, यानी कि अंदर की तरफ। कहने का मतलब है कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, क्लियर रहेगा? ओके। सो यही था आपका डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग दूसरे डेरिवेशन को कर रहे होंगे, ठीक है। बाय।